नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जय भारती, जय विद्यार्थी। हम लोगों ने कल तक पढ़ा था कौशल के विषय में, हमने जाना, उसको पढ़ने का काम किया और आज हम जानेंगे ध्वनि। आपने कल जाना ध्वनि का अर्थ क्या होता है, उसको हमने बताया और आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र ये टॉपिक है ध्वनि यंत्र का। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्वनि का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं। ध्वनि का मतलब ये होता है आवाज, और यंत्र जो होता है कहता है हर चीज को चलाने के लिए, करने के लिए कोई न कोई यंत्र बनाया जाता है। तो उसी तरह ध्वनियों को निकलने के लिए या ध्वनियों को पैदा करने के लिए या ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और यंत्र में क्या होता है? यंत्र का मतलब होता है उपकरण। यंत्र का मतलब होता है एक प्रकार का उपकरण होता है। उसी उपकरण के द्वारा हम ध्वनियों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, या उस ध्वनियों से या उस यंत्र के द्वारा ध्वनि को निकालने का काम करते हैं। सामान्य सी बात है, आपने एक चीज देखा होगा कि सारे की सारी जो भी ध्वनियां हैं, जो भी आवाज है, ये कहीं न कहीं से निश्चित रूप से उत्पन्न होने का काम करती हैं। तो आपने देखा होगा कि लोगों के दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है, तमाम बच्चे कभी कभी क्लास में ऐसे मिल जाते हैं, सर ऐसा क्या चीज है कि अंदर से ये आवाज आने लगती है, ऐसा क्या है? तो इसका सिर्फ एक कारण है, ऐसा कुछ नहीं है कि आवाज हमारे शरीर के अंदर ये बनी बनाई कुछ ऐसी चीज है जो निकल करके बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य सी बात है। आप लोगों ने ये देखने का काम किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आवाज है, या हारमोनियम को आप लोगों ने देखा होगा। अब आप बताइए, हारमोनियम भी एक प्रकार का क्या है? वह यंत्र है, एक प्रकार का उपकरण है। लेकिन जब हारमोनियम बजता है तो ऐसा लगने का काम करता है कि जो कुछ हम समझ पा रहे हैं वह सारी की सारी चीजें हारमोनियम से निकल रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं उस हारमोनियम में। वह भी एक प्रकार का उपकरण है, वह एक प्रकार का यंत्र है, और उस यंत्र के माध्यम से उससे आवाज निकलने का काम करे। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर से या शरीर में अंदर से केवल हवा ही तो आती है, और हवा आने के बाद इस मुख अवयव में जब आने का काम करता है, यहाँ पे जगह जगह टकराव होता है, जगह जगह पे रुकावट होने का काम करता है। उन्हीं टकराहटों और रुकावटों के परिणाम स्वरूप इससे ध्वनि पैदा होने का काम करती है। तो हम आपको बताएंगे ध्वनि यंत्र क्या है। तो आप जानिए कि ध्वनि यंत्र का मतलब, अगर ऐसा आ गया कि ध्वनि यंत्र किसको कहते हैं, तो आपका सामान्य सूत्र होगा ध्वनि निकालने वाली। ध्वनि निकालने वाली सभी अंगों, सभी ध्वनि को निकालने वाले, करिए यहाँ पे, ध्वनि को निकालने वाले सभी अंगों को ध्वनि यंत्र कहते हैं। ध्वनि यंत्र ये देखिए, पहली बात ये कहता है कि ध्वनि यंत्र होता क्या है। उसने बताया कि ध्वनि को निकालने वाले, यानी आवाज को निकालने वाले जितने भी अंग हैं, आवाज को पैदा करने वाले, आवाज को उत्पन्न करने वाले, आवाज को निकालने वाले जितने भी अंग हैं, ये सब के सब क्या है? एक प्रकार के यंत्र हैं। यानी हमारी आवाज को पैदा करने वाले
जो भी अंग है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार के क्या है, यंत्र है, यानी उपकरण है। इन्हीं यंत्र या उपकरण के द्वारा हम ध्वनि को उत्पन्न करने का काम करते हैं, पहली बात। और आगे कहता है कि उसमें कौन कौन से, यानी कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो ध्वनियों को निकालने में सहायक होते हैं। तो आप जानिए कि श्वास नलिका होती है, श्वास नलिका होती है, और भोजन नलिका, भोजन नलिका, श्वास नलिका, भोजन नलिका, कंठ पिटक, कंठ पिटक, स्वर तंत्रियां, इस तरह से तमाम इसमें जो है, तमाम जो अंग हैं उन सभी अंगों को अभिकाकल एवं, इसको दो नामों से जानते हैं, अभिकाकल एवं काकल, और कहता है मुख विवर, नासिका विवर, मुख विवर, नासिका विवर, कंठ, कोमल तालु, मूर्धा, वर्ष, एवं दंत, होस्ट, ओष्ठ, और कहता जिह्वा एवं जिह्वा मूल, जिह्वा एवं जिह्वा मूल। ये देखिए उसने कहा कि जितने भी अंग हैं ये सभी अंग ध्वनि को निकालने के एक प्रकार के क्या हैं, यंत्र हैं। जैसे मैंने बताया कि ध्वनियों को निकालने वाले जितने भी अंग हैं उनको हम कहते हैं ध्वनि यंत्र कहते हैं या उपकरण कहते हैं। कहता कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनसे ध्वनियों को निकालने का काम किया जाता है। उसने बताया कि श्वास नलिका, भोजन नलिका, कंठ पिटक, स्वर तंत्री, अभिकाकल, काकल, मुख, नासिका, कंठ, कोमल तालु, मूर्धा, वर्ष एवं दंत, होस्ट, जिह्वा एवं जिह्वा मूल। इतने अंगों से, ये जो अंग है इन्हीं अंगों से हमारी ध्वनियां उत्पन्न होने का काम करती है। तो आप ये जानिए कि सामान्य सी बात है, ये जिन जिन अंगों को मैंने आपको दिखाने का काम किया, बताने का काम किया, इन्हीं अंगों से ध्वनियों की उत्पत्ति होने का काम करती है। और जो ध्वनि जहां से उत्पन्न होने का काम करती है वो उसको क्या कहते हैं, उसका यंत्र कहते हैं, उपकरण कहने का काम करते हैं। तो ये रहा सामान्य सी बात है ध्वनि यंत्र। यानी ध्वनियां क्या है, ध्वनि भी किसी न किसी यंत्र से पैदा करने का काम किया जाता है, कहीं न कहीं से आने का काम करती है। तो यही सब ध्वनि के यंत्र हैं, यानी ध्वनियों को पैदा करने वाले ये क्या है, उपकरण है। इन्हीं उपकरणों के माध्यम से ध्वनि या आवाज पैदा होने का काम करती है। सामान्य सी बात तो ये बताना चाहता है कि अंदर से केवल हवा आती है, वायु आती है, वह आई इस कंठ के अंदर ये तारों की तरह आप समझिए कि तारों की तरह इसमें कुछ तंतु लगे होने का काम किए हुए हैं।
ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे टकराव होने का काम करता है, तो झंकृत जब होने का काम करता है, जब ये झंकृत होने का काम करता है तो एक आवाज की उत्पत्ति होने का काम करती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, ध्वनि की निष्पत्ति होने का काम करती है। तो ये रहा, आपको कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपको कभी ये चीज आ जाए कि ध्वनि यंत्र किसको कहते हैं, तो सामान्य से एक लाइन में आपका उत्तर होगा कि ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले जो भी अवयव हैं, जो भी अंग हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ध्वनि यंत्र कहते हैं। अगर आपसे ये पूछता है वो कौन कौन से अंग हैं, तो सामान्य सी बात है, ये गले से लेकर के इधर जितना भी है, इन्हीं सब अंगों से हम क्या करते हैं? ध्वनियों को उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये रहा आपका ध्वनि यंत्र। अब अगला हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनियों का वर्गीकरण। ये आपका हो गया यहां लिख लीजिए, ध्वनियों का वर्गीकरण। अब अगली टॉपिक आपको मिल रहा है कि ध्वनियों का वर्गीकरण, यानी ये कहना चाहता है कि ध्वनियों का वर्गीकरण होता है बंटवारा, यही ना, ये होता है बंटवारा, यानी ध्वनियों को बांटने की प्रक्रिया, यानी ध्वनियों का जो वर्गीकरण, ध्वनियों का जो बंटवारा है कि कौन ध्वनि कैसे और कहां से पैदा होने का काम करती है। तो आपको मैं बताऊंगा कि ध्वनि का वर्गीकरण कितने प्रकार से करने का काम किया गया है। आप समझिए ध्वनि का वर्गीकरण। ध्वनि का वर्गीकरण देखिए, तो ध्वनियों का यानी आवाज का जो बंटवारा हुआ, वर्गीकरण का मतलब होता है भाग करना, बांटना, अलग करना। उसने कहना चाहा है कि जो ध्वनि है या जो आवाज है, इसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो आप समझिए कि ध्वनियों को मूल रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटने का काम किया गया है। ये देखिए, उसने कहा ध्वनि का वर्गीकरण में ये कहता है कि ध्वनियों को जो दो बंटवारा हुआ, यानी ध्वनियों का जो वर्गीकरण हुआ, यानी आवाज को जो बांटने का काम किया गया, कितने रूप में? तो दो प्रकार से बांटने का काम करने का कार्य किया गया है। पहला कहता है कि स्वर, पहला है स्वर के रूप में, और दूसरा है व्यंजन, दूसरा है व्यंजन। ये देखिए, कहता है जब ध्वनियों को बांटने की बारी आई, यानी ध्वनियों का जब भाग करना हुआ, ध्वनियों का जब बंटवारा करना हुआ, तो ध्वनियों के दो भाग बनाए गए, एक स्वर बनाया गया और दूसरा व्यंजन। यानी ध्वनि आवाज जो होती है दो प्रकार की, समझिए कि आवाज जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक को स्वर कहते हैं, एक को व्यंजन कहते हैं। तो वही बात यहां उसने बताया कि ध्वनियों का जो वर्गीकरण है, ध्वनि का जो बंटवारा है, ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया, एक था स्वर और दूसरा था व्यंजन। अब ये कहता है स्वर को भी कई भागों में बांटने का काम किया गया है। कहता है स्वर को भी 6 भागों में बांटने का काम किया गया। देखिए, प्रश्न अगर आपके सामने ये आ जाता है कि ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा कि ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न पूछता है कौन कौन सा, तो एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। अब ये कहता है कि स्वर को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 6 भागों में बांटने का काम किया गया है। पहला है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। देखिए, पहला है प्रकृति के आधार पर, यानी स्वर का जो बंटवारा हुआ, स्वर को भी 6 भागों में बांटने का काम किया गया है। तो पहले का नाम है, पहले को बांटा गया कि प्रकृति के आधार पे, और दूसरा है मात्रा एवं कालानुसार, मात्रा एवं कालानुसार।
मात्रा एवं कालानुसार, यानी मात्रा और काल अर्थात समय के अनुसार। और तीसरा कहता है अनुनासिक, तीसरा कहता है अनुनासिक। और चौथा कहता है जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के, जिह्वा के भाग के आधार पर। और पांचवा कहता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और छठा कहता है अभ्यांतर एवं प्रयत्नानुसार, अभ्यांतर एवं प्रयत्नानुसार। ये देखिए उसने बताया अगर ध्वनियों को बांटने का काम किया गया है तो ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है स्वर और दूसरे भाग का नाम है व्यंजन। दो भागों में बांटा गया ध्वनि को। तो ये कहता है कि ध्वनि को भी 5 भागों में बांटने का काम किया गया है। कहता है कि प्रकृति के आधार पर, दूसरा कहता है मात्रा एवं काल के अनुसार। उसने ये बताया प्रकृति के आधार पे कहने का मतलब ये होता है ना कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर, इसी को कहते हैं कि प्रकृति के आधार का मतलब होता है ना एक मूल स्वर था, एक संयुक्त स्वर था, एक वही स्वर था, एक जुड़ा हुआ स्वर था। उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये पहले समझिए कि एक कहता है कि प्रकृति के आधार पर, दूसरा कहता है मात्रा एवं कालानुसार। कहता है मात्राओं और काल अर्थात समय के अनुसार, यानी समय कितना लगने का काम कर रहा है। तो कहता है मात्रा एवं काल के अनुसार। तीसरा कहता है अनुनासिक, नाक से प्रयोग होने वाले। कहता कुछ ऐसे शब्द है, स्वर हैं जिनका प्रयोग नाक से करने का काम किया जाता है। और चौथा कहता है जिह्वा के भाग के आधार पर। जिसे जिह्वा जो है ना, जिसको हम लोग जीभ कहते हैं, ये जो जिह्वा है या जो रचना है, इस जिह्वा के भाग, इसके 4 भाग है, अग्रभाग, पश्च भाग, 3 भाग, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। कहता जिह्वा के 3 भाग हैं। तो कहता जिह्वा के उस आधार, जिह्वा के भाग के आधार पर भी स्वरों का बंटवारा करने का काम किया गया। और पांचवा कहता है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी जैसा उच्चारण है उसके आधार पर भी उसको बांटने का काम किया गया है। और छठा कहता है अभ्यांतर एवं प्रयत्नानुसार। कहता अभ्यांतर और प्रयत्न, कुछ तो कहता है कि प्रयत्न के अनुसार होने का काम करता है, और कुछ कहता है अभ्यांतर आंतरिक। देखो बाह्य और आंतरिक, कहता अभ्यांतर होता है आंतरिक, कहता आंतरिक और प्रयत्न के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ गढ़ के बोलने का काम करते हैं। जो जैसे हम जिसको बोलने का प्रयास करते हैं, हवा अंदर से आती है, स्वर तंत्रियों को झंकृत करने का काम करती है, और वायु आता है अंदर से, स्वर तंत्रियां हमारा झंकृत होने का काम करती हैं और वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये रहा है आपका ध्वनियों का वर्गीकरण है। अब एक चीज, 2 चीज आपको हुआ। देखो मैंने कहा था आपसे कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बनवाऊंगा। एक सामान्य सा सरसरे निगाह से अगर इसको आप देख लोगे, इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है एनसीईआरटी की पुस्तक से ही आपको पढ़ाए जाने का काम किया जाए। जो चीज एनसीईआरटी में है वही चीज सुने दे, तो एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ाने का काम किया जा रहा। हो सकता है इत्तेफाक से कभी कोई चीज छूट जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए हम क्या होंगे, क्षमा प्रार्थी होंगे। आप लोग एक बार जरूर बताने की कोशिश करिएगा, सर यहाँ छूट गया है, मिस्टेक हो गया है, ऐसा हो सकता है। हम भी एक व्यक्ति हैं, गलतियां हो सकती हैं।
तो कहता है कि अब तो आप लोग समझ लें कि ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया, स्वर के आधार पे और व्यंजन के आधार पे। ये रहा, अभी तो केवल स्वर का आपने सुना। अब कहता व्यंजन के भी कितने आधार थे? व्यंजन के 3 आधार थे। व्यंजन के 3 आधार बताए गए हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और कहता स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार, और तीसरा कहता प्रयत्नानुसार, यानी प्रयत्न। देखो उसने कहा कि स्वर को 6 भागों में बांटा गया और व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भागों का मतलब यह है कि उच्चारण के आधार पर यानी प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर, किस स्थान पर है उसके आधार पर, और प्रयत्नानुसार था प्रयत्न। तो उसने कहा कि इस प्रयत्न को भी 2 भागों में बांटने का काम किया गया है। कहता है बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न। कहता है बाह्य प्रयत्न और दूसरा है आंतरिक प्रयत्न। कहता है बाह्य और आंतरिक। कहता है बाहरी और इंटरनल, ये 2। तो ये इसने देखो कहने का काम किया कि ध्वनियों को बांटने का काम किया। ध्वनि का बंटवारा 2 प्रकार से हुआ, स्वर और व्यंजन के रूप में हुआ। तो व्यंजन स्वर को 6 भागों में बांटने का काम किया और व्यंजन को 3 भागों में बांटने का काम किया हुआ है। ये आपका एक सामान्य सा चर्चा है कि ध्वनि का वर्गीकरण। अब हम आपको बताएंगे स्वर किसे कहते हैं। अब अगली चर्चा हम करना चाहते हैं आपसे। अगली टॉपिक आपका होगा अगली टॉपिक है स्वर, जिसकी अभी चर्चा हो रही है। अगली टॉपिक है स्वर का। तो इसने कहा कि स्वर हम किसको कहते हैं। बहुत से लोग बताते हैं, जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। अब उसको समझिए थोड़ा सा। कहता है कि स्वर हम किसे कहते हैं। तो पहली बात उसने बताया वेवर्ड जो बिना किसी की सहायता, जो बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये देखिए पहली बात उसने कहा कि स्वर कहते हैं, किसको कहते हैं। कहता वे वर्ड, ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ड जो बिना किसी के सहारा लिए, बिना किसी की सहयोग के बिना, जिनको बोलने का प्रयास किया, जिनको बोला जाता है। यानी ऐसे वर्ड जिन वर्णों को बोलने में किसी का भी सहारा नहीं लिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और दूसरी बात कहता है, तो वो पहली बात तो ये हो गया स्वर किसको कहते हैं। ऐसे वर्ड जिन वर्णों को प्रयोग करने में किसी का भी सहारा न लिया जाए, उसको हम कहते हैं स्वर वर्ण। जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का काम किए जाते हैं, उसको कहते हैं स्वर। और दूसरी बात कहता है, और किसको कहते हैं, यह अधिक दूर से सुनाई देते हैं। यह अधिक दूर से सुनाई देते। एक खासियत और बता रहा है स्वर का। पहली खासियत तो ये बताया कि ऐसे वर्ड जिनको बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी की सहायता से बोलने का काम किया जाता है, उनको स्वर कहते हैं। दूसरी बात कहता, अगर ये बात आपको न समझ में आए तो एक बात और कहिएगा कि आप उसमें लिखिएगा कि यह
जो स्वर होता है वे वर्ड जो अधिक दूर से सुनाई देते हैं, अधिक दूर से सुनाई, जैसे सामान्य सी बात है, अगर कहीं आवाज हो रही है, जैसे अगर आपको कोई बुला रहा है, अगर नाम आपको लेके बुलाने का काम कर रहा है, तो उस नाम में सारे वाक्य, जो भी पूरा आपका नाम लेके बुला रहा है, तो पूरा नाम कहते आप तक पहुंचते दूरी, बहुत दूरी आवाज को पहुंचते पहुंचते आपका पूरा नाम समाप्त हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो नाम का जो अंतिम वर्ड होता है वह बहुत दूर तक सुनाई देने का काम करता है। इसीलिए कहता है कि यह स्वर हम उसी को कहते हैं कि जो बहुत दूर से भी हमें सुनाई देने का काम करे, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर सामान्य सी बात हो, अगर आपको कह दिया जाए कि राम, अगर जोर से कोई बुला रहा हो कि राम, तो सब कुछ खत्म हो जाने का, आपने कहा राम को बुलाया, लेकिन राम नहीं जाते, उस श्रोता तक पहुंचते पहुंचते राम भी खत्म हो गया, लेकिन इसमें बचा हुआ जो अ है ये अब भी जिंदा है, यही अ आप तक पहुंचने का काम कर रहा है। इसलिए कहता है ऐसे वर्ड, जो वर्ड कभी समाप्त नहीं होते हूं, जो बहुत दूर से भी सुनाई देने का काम करते हूं, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और अगली बात कहता है स्वर के उच्चारण में, तीसरी बात कहता, अगर कुछ ना समझ में आए तो कहिएगा, स्वर के उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में मुख विवर थोड़ा निश्चित रूप से खुला रहेगा, निश्चित रूप से खुला रहेगा। इसने कहा कि स्वर हम उसी को कहते हैं कि स्वरों का जैसे प्रयोग करने का काम करेंगे, स्वरों का उच्चारण हम जैसे भी करने का काम करेंगे, जो मेरा मुख विवर है, जो मुख है वह मुख निश्चित रूप से थोड़ा बहुत खुले होने का काम किया होगा, पूरी तरह बंद नहीं होगा ना पूरी तरह खुलने का काम करेगा, लेकिन कुछ कुछ खुलने का काम किया रहेगा। और कहता है ये मूलतः, कहता है स्वर मूल रूप से, स्वरों की संख्या या हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और कहता है जैसे, अब होते कौन कौन उनको आप समझ लीजिए। कहता है ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 छूट गया, देखिए यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होती है? मूल रूप से कहता हिंदी के जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो आज आपने पढ़ा कि स्वर क्या है, ध्वनियों का वर्गीकरण क्या है और स्वर किसे कहते हैं। सामान्य सी बात है, आपने जाना, एकदम कम से कम शब्दों में आप यही कह, अगर पूछता है कभी भी, कहता है वे वर्ड जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। दूसरी बात कहता है ऐसा वर्ड जो बहुत दूर से हमें सुनाई देने का काम करता हो उसको हम स्वर कहते हैं। और कहता है स्वर को बोलने मात्र से ही या तो निश्चित है कि ना तो मुंह पूरा खुला हुआ होगा ना तो पूरा बंद होगा, लेकिन कुछ न कुछ निश्चित रूप से मुंह खुला होने का काम करता है। आप समझ लेंगे ये स्वरों का उच्चारण कहीं न कहीं करने का काम कर रहा है। और कहता है स्वरों की संख्या निश्चित रूप से 11 होती है। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन स्वर है। अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, छोटी वाली री, ए, आए है,
ओ है और औ है, इतने मूल स्वर है। यही चीज संस्कृत में मालूम है 13 हो जाते हैं। ये संस्कृत में 13 हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ये आपका रहा स्वर। अगले दिन पुनः चर्चा करने का काम किया जाएगा कि स्वरों का वर्गीकरण। अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि स्वरों का वर्गीकरण। अगर हमसे किसी प्रकार गलती हो जा रही है तो उसको आप लोग क्षमा प्रार्थी हैं, और कहता हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप लोग जो भी वीडियो आपको पहुंच रही है या आप अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने का काम, ताकि इसका सभी लोग फायदा पाएं, सभी लोग इसको पढ़ें, सभी लोग इसको समझने का काम करें। जय भारती, जय विद्यार्थी।